मानचित्र परिचय। विश्व का मानचित्र पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थान, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र है। मानचित्र दो शब्द मान और चित्र से मिलकर बना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, उससे विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे एक दृष्टि में भौगोलिक जानकारी और इसके अंतर संबंधों की जानकारी मिल सके। मानचित्र केवल धरती या धरती की सतह अथवा किसी वास्तविक वस्तु तक ही सीमित नहीं है। चंद्रमा या मंगल ग्रह का भी मानचित्र बनाया जा सकता है। किसी विचार या अवधारणा का मानचित्र बनाया जा सकता है। MRI से मस्तिष्क का मानचित्र बनाया जा सकता है। वैसे तो पूरी दुनिया में 240 से भी ज़्यादा देश, आंकड़ों में देखा जाए तो 249 देश हैं, और इसमें से हम लोग मात्र इसमें 195 देशों को ही संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। तो 55 ऐसे देश हैं जो किसी न किसी देश के अंदर आते हैं। छोटे टापू भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे बड़े देशों ने अपना बना रखा है। इनमें से 195 देशों में 193 देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त है, और 2 देश जिसमें ताइवान और वेटिकन सिटी है, इनको सदस्यता प्राप्त नहीं है। दुनिया में कुछ देशों की संख्या जान लेने से हमें उनके विषय में विशेष जानकारी मिल जाती है। दुनिया में 7 महाद्वीप बताया जाता है कि जो मानचित्र या मैप बना था, उसकी पहली पुस्तक का नाम एटलस था। जो हम पुस्तक देखते हैं मानचित्र पे, तो उस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। सबसे पहले वह एक जेंट आदमी हमारे पृथ्वी को अपने शरीर के ऊपर कंधे पर उठाया हुआ दिखाया गया है, जिसको एटलस बोला जाता था। तो बाद में उसका नाम ही मानचित्र को एटलस रख दिया गया। अब 7 महाद्वीपों में हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा अपना एशिया है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर आता है बारी अफ्रीका की, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है बारी हमारे अंटार्कटिका की, और यूरोप। उसके बाद एक और है जिसे लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, लेकिन वो द्वीपों पर बड़ा हुआ महाद्वीप था, जिसका पुराना नाम ओस्मेनिया था। तो इस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीप, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया के बारे में हम जानें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसा मैंने बताया, और इसमें सभी धर्मों की जन्मभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सभी प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप में ही बहने वाली नदियों के किनारे ही विकसित हुई। यही कारण है कि एशिया में इन सभी नदियों को सभ्यता का पालना कहकर भी बुलाया जाता है। जैसे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के किनारे फली फूली, हड़प्पा घाटी सभ्यता, घाघर नदी के किनारे पली बढ़ी। इस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता, अलग अलग सभ्यताएं यहीं
इसी नदियों के किनारे ही उत्पत्ति हुई और इसी पे ही पली बढ़ी। इसलिए सभ्यता का पालना हम एशिया को कहते हैं। इसके अलावा एशिया महाद्वीप से जुड़े बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। पॉपुलेशन के आधार पर एशिया महाद्वीप दुनिया का प्रथम नंबर पर आने वाला महाद्वीप है। इस महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, श्रीलंका, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, मलेशिया, फिलीपींस जैसे 50 देश हैं, जिसमें अभी मैंने आपको ध्यान कराया ताइवान जो कि और हांगकांग दोनों चीन के अधीन है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने देश की मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत इसे देश के रूप में स्वीकृत करे और देश भी करेंगे, ऐसी आगे आने वाली समय में हो सकता है। पूरे विश्व के स्थल भाग के 1/3 हिस्से सिर्फ एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसमें आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना बड़ा है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% भाग एशिया महाद्वीप के पास है। यहाँ की फसलें को ध्यान करें तो चावल, जूट, कपास, सिल्क और फसलें, यहाँ की उत्पादकता में एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसियांग नदी है जो चीन में बहती है, और सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर झील है। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। अब बात करें आगे अफ्रीका महाद्वीप की, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर लगभग आपको सभी प्राचीनतम और नवीनतम संस्कृतियां देखने को मिलेगी। इनके कुछ रोचक तत्व आपको ध्यान कराएं तो अफ्रीका महाद्वीप को हीरो और सोने के उत्पादक के लिए जाना जाता है। इस महाद्वीप का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान इलाके में, जैसे सहारा, कालाहारी, यहाँ के कुछ सघन क्षेत्र वाले हमारे रेगिस्तान हैं। अफ्रीका महाद्वीप की एक और ख़ास बात यह है कि सबसे पहले मानव का जन्म और विकास यहीं हुआ, ऐसा बताया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। इस महाद्वीप के देश लीबिया में एक भी नदी नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है, बाकी 10% में या तो मरुस्थल है या नहीं तो फिर उसमें नदियां बहती हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मियोटी है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो 5,895 मीटर ऊंचाई, ये उस सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे बड़ी और विख्यात हीरे की खान किम्बर्ले अफ्रीका महाद्वीप में ही है। इस महाद्वीप से दुनिया की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है, जिसको नील नदी कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जल ढोने वाली नदी जायरे कांगो दक्षिण अफ्रीका नदी में ही है, अफ्रीका महाद्वीप में ही। अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 जगह से काटती है। कांगो नदी का पूरा नाम जायरे नदी था। इस पर बेल्जियम का शासन हुआ करता था। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश को तेल ताड़ के देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ताड़ के बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं। अब बात करें तीसरा सबसे जो है
महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। इस महाद्वीप को नई दुनिया की संज्ञा दी गई है। इस महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। इस महाद्वीप में दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं। इन द्वीपों को पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इन द्वीपों को पश्चिमी द्वीप समूह, जिसको वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अन्य भाग भी जो टापू हैं वो कुल मिला के बहुत सारे देशों की श्रृंखला है। अब हम ध्यान करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व के 16.5 हिस्से पर फैला है। इस महाद्वीप में सरकारी मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देशों की संख्या 23 है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड और क्यूबा जैसे देश शामिल हैं। यहाँ ध्यान करें, ग्रीनलैंड जो उसका आधा भाग जो है ये यूरोप में पड़ता है और आधा ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। डेनमार्क इस पर शासन करता था, इसलिए अभी वो डेनमार्क का ही भाग है। खास बात यह है कि इस महाद्वीप के 89% हिस्से पर केवल 2 बड़े देश कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है। दुनिया में होने वाले कुल मक्का उत्पाद का आधा भाग इसी महाद्वीप से ही पैदा होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है और सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है और सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जिसे वहाँ के लोग लेक सुपीरियर के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील विश्व के सबसे मीठे पानी का भी झील है। सबसे मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देनाली 6194 मीटर शिखर है। इसका पहले माउंट मेलिकेले के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नाम देनाली है। आगे इसी कड़ी में बढ़ें तो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप का लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला हुआ है। आज इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जहां अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे 15 देश मौजूद हैं और इन देशों में से 12 देश स्वतंत्र हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से में घने जंगल हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का 11.8% है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन नदी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एकांगुआ जिसकी ऊंचाई 6906 मीटर है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, अटलांटिक कॉन्टिनेंट है, जिसको वो उत्तरी गोलार्ध में ये जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, हिमांशित है, स्नोड है। इसके कुछ तथ्यों के बारे में देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने का प्रथम प्रयास एक नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया था, लेकिन वह अंटार्कटिक वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक पहुंच पाने में असफल रहे।
अटलांटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि भी का खोज का श्रेय जो जाता है फेबियन वेलिंगसोवन को दिया जाता है। वे वोस्टॉक नामक जहाज से 1820 ईस्वी में अटलांटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। अंटार्कटिका महाद्वीप के 99% भाग पर साल भर बर्फ जमा रहता है, इसलिए यह महाद्वीप दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप होने के साथ साथ दुनिया का सबसे शुष्क स्थल भी है, शुष्क स्थान भी यहाँ पे है। इस महाद्वीप पर कोई अस्थायी जनसंख्या नहीं, बल्कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अपने भारत का भी मैत्री गंगोत्री के नाम से यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर है। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत विंसन मैसिफ शिखर है। ये देखते हैं यूरोप महाद्वीप यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और समृद्ध महाद्वीप बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहीं के लोगों ने पूरे विश्व पर राज किया और यह सबसे समृद्ध भी है, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो यूरोपीय महाद्वीप को प्रायद्वीपों या प्रायद्वीप व यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरेशिया यूरोप से आया और ये एशिया से टच में आता है। यूरोप महाद्वीप का एशिया से सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। इस महाद्वीप पर लंदन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, रूस और स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत देशों को मिलाकर कुल 50 देश हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोपीय महाद्वीप के पास विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 6.5% भाग है। यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण खनिज लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हैं। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और सबसे बड़ी झील जो है लेडोगा झील। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर एल्ब्रूस है। 5642 मीटर की ऊंचाई पर यह सबसे ऊंचा यूरोप का पर्वत शिखर है। अब दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में हम देख लेते हैं, जिसका नाम ओस्मेनिया है। ओस्मेनिया जिसे लोग अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, लेकिन असल में ओस्मेनिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया को ही माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज सन 1770 में जेम्स कुक द्वारा की गई। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस देश यहाँ के महाद्वीप में कुछ मिनरल, जानवर, पेड़ पौधे तो समृद्ध ही हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष समस्या है पीने के पानी की कमी। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ही वो एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। मैंने पहले ही बताया ओस्मेनिया के नाम से जाना जाता है। मकर वृत्त, मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। इसके महाद्वीप पर जल की बहुत कमी है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग नदी है और सबसे बड़ी झील आयर्स झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कोजियोस्को, जिसकी हाइट 2228 मीटर है।
तो हमने अभी 7 कॉन्टिनेंट के बारे में देखा। अब अपने प्यारे भारत राष्ट्र की परिसीमा को देखते हैं। भारत का यह राजनीतिक मानचित्र है। सांस्कृतिक रूप से अभी भी हम अखंड हैं और अखंड ही रहेंगे। इस भौगोलिक स्थिति में इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। तटीय सीमा जो गुजरात से शुरू होकर नीचे केरला होते हुए ऊपर उड़ीसा बांग्लादेश को लगती है, यह 7,515.5 किलोमीटर जो 9 राज्यों को टच करती है। दुनिया की भूमि का यह 2.4% है। यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। बीच में विंध्य पर्वत भी पड़ती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का अंतिम किनारा इंदिरा पॉइंट और इसका उत्तर पर सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। भारत का एशिया महादेश के दक्षिण में अवस्थित है। इसके पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, जिसपे महाबलीपुरम का भी बहुत बड़ा मंदिर है। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ यह श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबी है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरला से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। इसे पश्चिमी घाट बोला जाता है। पूर्वी घाट पर में ज़्यादा पुरानी भी है और यहाँ पे ज़्यादा सभ्यताएं फली फूली हैं। यह दक्षिणी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के दर्रे, कर्नाटक के कुछ हिस्से छूते हुए केरल तक जाती है। विशाखापट्टनम पर्वतमाला इस घाट की सबसे बड़ी चोटी है। उड़ीसा की महेंद्रगिरी पर्वत द्वितीय स्थान रखता है। जारवेदी पहाड़ी श्रृंखला सबसे बड़ी श्रृंखला है। उत्तरम यत्र समुद्रश्च हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षतत् भारतं नाम भारती तत्र संतति। विष्णु पुराण में ये श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है और उसकी संतति भारती कहलाती है। ये हमारी पुण्य भूमि है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ जो गढ़वाल में स्थित है, विश्वनाथ जो काशी में, बैद्यनाथ जो देवघर झारखंड में, ओंकारेश्वर अमलेश्वर जो मध्य प्रदेश में, महाकाल उज्जैनी में, सोमनाथ और नागेश्वर गुजरात में, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर और घृणेश्वर महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत को एकीकृत करती है। गंगेश्च यमुनेच गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। 7 नदियों का इसमें वर्णन आता है। गंगा
यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और सिंधु, इन 7 नदियों पे ही भारत का सूर्योदय होता है और इसी से यहाँ की उन्नति हुई है। यही नहीं, जब सूर्य निकलता है तो 7 पर्वत श्रृंखलाओं को महेंद्रो मलय सहयो देवतात्मा हिमालय ध्येयो रेवत को विंध्यो ग्रीष्या आरावलिस्तथा। इस श्लोक में हिमालय, विंध्यांचल, महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है, मलय पर्वत जो कर्नाटक में है, सिहाद्री जो महाराष्ट्र में है, रेवत गुजरात में और आरावली राजस्थान में मुख्य रूप से है, लेकिन इसकी श्रृंखला दिल्ली तक है, हरियाणा होते हुए वो राजस्थान को जाती है। रायसेन की पहाड़ी भी इसी पर स्थित है, जिस पे हमारा संसद बना हुआ है। अब यही नहीं, ये हमारी भूमि हिंदू भूमि है, पुण्य भूमि है। तो हिंदुओं में मोक्षपुरियों यानी जहाँ मोक्ष प्रदायी है, वैसे 7 मोक्षपुरियाँ भी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, अधेया, पुरी, तक्षशिला, गया। ये सारे जो हमारे पुराणों में वर्णित है। अब 7 महापुरियों को भी ध्यान करें तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैष्या मोक्षदायिका। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची कांचीपुरम, अवंतिका उज्जैनी और द्वारिका, ऐसे 7 जगहों पर हम लोगों का पिंड दान करना महाप्रणायी माना गया है कि हमारे लिए मोक्ष को प्रदान करती है। मोक्ष यानी कि हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग की लोक को जाते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। यही नहीं, शंकराचार्य जी ने 4 धामों को एकत्रीकरण करने के लिए 4 मठ और 4 धाम बनाए। 4 धाम में बद्रीनाथ जो हिमालय की तराओं में हमारे उत्तराखंड में है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, सेतुबंध रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है और द्वारिका जो गुजरात में है। 4 कुंभ स्थल भी उन्होंने बनाए ताकि समय समय पे हमारे साधु, महात्मा, ऋषि, हिंदू सभ्य समाज एक साथ एकत्रित होकर इन 4 धामों और 4 कुंभ का भी स्नान करें। कुंभ में हरिद्वार, प्रयाग, अवंतिका और नासिक, ये जहाँ जहाँ बताया जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब जहाँ जहाँ अमृत का एक एक बूंद गिरा, वहाँ वहाँ यह कुंभ स्थल बन गया। अभी कुछ ही दिनों में हरिद्वार में भी कुंभ संपन्न हुआ। पिछले कुछ वर्षों पहले प्रयाग में हुआ, अवंतिका में, और फिर अगले साल नासिक में कुछ में होने वाला है। ऐसे ही 4 शंकर मठ भी उन्होंने बनाए। ज्योतिर्मठ जो कि गढ़वाल हिमालय में है, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में है, श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है और शारदा मठ जो द्वारिका गुजरात में है। ऐसे इन्होंने सांकेतिक रूप से एक करने को, सांस्कृतिक रूप से एक करने को हमारे भारत को चले थे शंकराचार्य केरल से। और हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि उन्होंने जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ हमारे संत महात्मा ऋषि गए, उन्होंने इसको कहीं ज्योतिर्लिंग, कहीं धाम, कहीं शिखर, कहीं धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बन गए। किन नदियों के किसी ने उत्कृष्ट किया तो किसी ने हमारे इन नदियों का स्वर्णिम इतिहास रचा। ऐसे में भागीरथ का भी नाम आता है, जिसने गंगा को शिव की जटाओं के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर उतारा। हरिश्चंद्र की कहानी आती है, उसी के वंशज थे। 12 ज्योतिर्लिंगों को ध्यान से देखें तो इस मानचित्र में हमें ध्यान आएगा कि ये जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग शिव धाम को उत्कृष्ट करते हैं और सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में एकीकरण करने का
यह है, चाहे दक्षिण भारत के लोग हो या उत्तरी भारत के लोग हो, सभ्यता, समाज, संस्कृति में हम एक हैं। यह हमारा ज्योतिर्लिंग ही दर्शाता है। चाहे हमारा केदारनाथ हो, काशी हो, वेदनाथ धाम हो, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, घृणेश्वर, सोमनाथ, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, श्रीशैल और रामेश्वरम, रामलिंगम जिसको नाम पर से भी जानते हैं, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और 4 धाम यहाँ पहला दिखा है, नंबरिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा गुजरात में हमारा द्वारका, तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुरी, और चौथा है रामेश्वरम। यानी चारों दिशाओं को एकीकरण करने का काम हमारे शंकराचार्य ने इतनी छोटी आयु में किया। ये सोचने वाली बात है, वो संत महात्मा नहीं, कोई देव पुरुष ही हैं। शक्तिपीठ, अब भारत हिंदू समाज में माता का भी विशेष स्थान है। माता सर्वपूजनीय है। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ जहाँ सती देवी के शरीर का अंग, आभूषण, वस्त्र गिरे वह पावन शक्तिपीठ बन गई। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ, तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ, देवी गीता में 72 शक्तिपीठ और देवी भागवत में तो 108 शक्तिपीठ बताया गया है। भारत में अभी 42 शक्तिपीठ हैं। पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2। ऐसे कुल मिलाकर हमारे 52 शक्तिपीठ होते हैं, और जो अभी भी स्थायी रूप से हैं। हमारे श्लोकों में भी 12 ज्योतिर्लिंग की श्लोक आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालेश्वरम ओमकारेश्वरम पर्लयं वेदनाथं च डाकिन्य भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेश्वरं दारुकावने वाराणसी तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गमग्नैः सायं प्राते पठे नर सन्न्यजन्मकृत पापे पापं समरेणेनं विनश्यति। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 हैं। सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर तथा मलेश्वर, पर्ली में वेदनाथ धाम जिसको पारसनाथ बोलते हैं, डाकिन्य नामक स्थान में श्री भीमाशंकर, सेतुबंध पर श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री नागेश्वर, वाराणसी यानी काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी यानी गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री घृणेश्वर। हिंदू मान्यताओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन इस श्लोक को प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, उनके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाते हैं। तो ऐसी अपनी संस्कृति है कि हमें मोक्ष प्रदान करने वाली संस्कृति, मोक्षदायिनी। 4 धाम एवं सप्तपुरियों का ध्यान करें तो बद्रीनाथ जो है उत्तर में हिमालय पर अलकनंदा नदी के पास बद्रीनाथ धाम अवस्थित है। विष्णु जी की शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति है यहाँ पर। इसकी बाईं ओर उद्धव जी तथा दाईं ओर कुबेर की प्रतिमा है। अब आते हैं गुजरात में, वहाँ द्वारका धाम। द्वारका धाम पश्चिम में गुजरात के जामनगर के पास समुद्र तट पर बसा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। रामेश्वरम धाम दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में
समुद्र के बीच रामेश्वर द्वीप पर भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा शिवलिंग स्थापित की गई, जिसका नाम रामेश्वरम धाम से प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य के पुरी में ये स्थित है। यहाँ पर हर साल भगवान का रथ यात्रा भी निकलती है। विष्णु की नील माधव प्रतिमा जो जगन्नाथ कहलाती है और सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाएं भी साथ में हैं। सप्तपुरियों का नाम ध्यान करें तो अयोध्या श्री रामचंद्र का जन्म स्थान, हरिद्वार जिसे माया नगरी बोला जाता है, कांची, द्वारका, मथुरा जिसमें कृष्ण का जन्म स्थान बोला गया है, काशी और उज्जैन जिसको अवंतिका, ऐसे सप्तपुरियाँ स्थान हैं। नदियों का ध्यान करें तो गंगा जो अलग अलग नामों से कहीं भागीरथी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग होती हुई, चंद्रप्रयाग होते हुए वो फिर आते आते धीरे धीरे प्रयाग में इसका नामकरण अलकनंदा से होके गंगा हो जाता है आगे प्रयाग में, और वहाँ जमुना सरस्वती तीनों मिलकर संगम बनाती है। आप देख सकते हैं कि इस मैप पे तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जाके मिलके संगम प्रयाग में बनता है, और वहाँ इनका विशेष महत्व भी है। वह बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गोदावरी को दक्षिण का गंगा बोला जाता है। वह नासिक से होते हुए निकलते हुए वो गोदावरी यही जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा अमरकंटक के पास से निकलती है और अरब सागर साथ में तापी भी इसमें मिल जाती है। तो बताते हैं कि ये दो नदियाँ नर्मदा और तापी, ये दोनों अब विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। बाकी सारी नदियाँ भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कावेरी हम कर्नाटक से निकलते हुए वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उसी तरह से सिंधु को सभ्यता का विकास हो जाता मानसरोवर के पास से निकलकर यह हमारे यहाँ अरब सागर में जाकर गिरती है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसी के इर्द गिर्द पली पड़ी, तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदू में सिंधु घाटी सभ्यता, ये हिंदू कुश पर्वत के साथ साथ बहती है, और इसी के किनारे हमारी प्राचीन सभ्यताएं 25,000 वर्ष पुरानी सभ्यताएं पली बढ़ी। आगे अन्य नदियों को देखें, इसको नद कहा भी जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो मानसरोवर के पास निकलती है और चाइना होते हुए वहाँ पे यारउल नाम से होते हुए तो यारलुंग तसांगो के नाम से वहाँ जानी जाती है, लेकिन भारत में अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश करते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। कृष्णा नदी जो कि हमारे इस क्षेत्र में दक्षिण में हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र से निकलते हुए वह आंध्र पर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद महानदी, ये नदियों में गिना जाता है। नद मतलब एक होती है पुरुष और एक होती है स्त्रीलिंग, तो पुरुषों की श्रेणी में ब्रह्मपुत्र और महानदी को रखा गया है, महानद है। इसी प्रकार से यह जो महानदी के ऊपर ही डैम जो बना हुआ है वो उड़ीसा में सबसे लंबा डैम है, लंबाई में सबसे लंबा है महानदी पे ही। उसके झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियों का से पंजाब बोला जाता है। ये सारी नदियाँ हमारे क्षेत्र से इधर वाले क्षेत्र से बहती है, जम्मू कश्मीर होते हुए ये पंजाब की ओर जाती है और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है घाटी होते हुए। व्यास, रावी, झेलम, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, इनका भी इतिहास गवाह है कि जब आक्रमणताओं ने
इस पर वार किया भारत पे, तो नदियों ने भी अपना उफान लाकर उनको रोकने का भरसक प्रयास किया। और इसी पे ही हमारी सतलज नदी पे ही विश्व का हमारे देश का सबसे ऊंचा भाखड़ा नंगल डैम भी इसी पे ही। तो इस प्रकार से इन नदियों का श्रृंखला शुरू होता है। और आगे देखें पर्वत श्रृंखलाएं, तो भारत की पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की 10 चोटियां, भारत की 10 चोटियां, उसमें 8 चोटियां भारत से आती हैं। भारत के पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखलाएं एवं पठार के अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व प्रसिद्ध है। जिसे हम पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी हिमालय श्रृंखला के भी नाम से पुकारते हैं। अब देखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्यतः 3 भागों में बांट के हम देख सकते हैं। पहला है ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, जिसकी ऊंचाई 6000 से लेकर 8848 मीटर तक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। मध्य हिमालय या हिमाचल बोले तो 3700 से 4500 मीटर तक, कंचनजंगा हिल वगैरह इसमें ही आते हैं हमारे। आप देख सकते हैं इस मानचित्र पे वो सारे इसमें वर्णित हैं। उसके बाद दक्षिण छोर में हम देखें तो इसमें शिवालिक श्रृंखला है, जो 900 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखला आते हैं। अब इसमें जास्कर श्रृंखला, ये कश्मीर और लद्दाख को अलग करती है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जास्कर श्रृंखला जो है वो लद्दाख और कश्मीर को अलग करती है। काराकोरम श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान तथा तजाकिस्तान तक फैली हुई है और एशिया का विशाल पर्वतमाला तथा कई हिमनद ग्लेशियर इसी में है। हिंदू कुश श्रृंखला, यह हम देख सकते हैं इंडस नदी के साथ साथ ही हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आती है। यह 800 किलोमीटर लंबी है तथा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अवस्थित है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे और कुछ एशियन कंट्री, जिसमें हम लोग जानते हैं कंबोडिया में भी हमारा एक मंदिर है जो विष्णु जी का सबसे बड़ा मंदिर है। जयदेव ने वहाँ जाकर बनाया था, राजेंद्र जयदेव ने, और वो हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। तो 14 से 15वीं शताब्दी में वो हमसे अलग हो गया। चंपा कंबोडिया अलग हो गया, अलग हुआ नहीं, अलग कर दिया गया। 1800 में जावा, थाईलैंड और इंडोनेशिया वो अलग कर दिए गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को शासन चलाने में रुकावटें हो रही थी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। इस कारण उन्होंने बांटो और राज करो, लूटो और खजाना खाली करो, ऐसा सोचकर राज करते रहे। तो सबसे पहले उन्होंने कंबोडिया को अलग किया, फिर वहाँ पर हमारा विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर 1800 में जावा, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनको 1800 में अलग कर दिया। 1876 में अफगानिस्तान, जिसको गांधार के नाम से जाना जाता था, उसको भी अलग कर दिया। 1904 में नेपाल को अलग कर दिया। देखा कि उस समय हमारे यहाँ बंगाल को अलग करने की योजना बन रही थी, लेकिन वहाँ बंगाल में बंग भंग आंदोलन चला के इसे प्रतिकार किया गया अंग्रेजों के समक्ष। तो उन्होंने देखा चलो इधर तो प्रतिकार कर रहे हैं, चलो बाहर बांटते हैं। तो 1904 में नेपाल को बांटा, तो 1906 में भूटान को बांट दिया। 1914 में तिब्बत त्रिविष्टम नाम से ध्यान आता है, तो त्रिविष्टम के नाम से जाना जाता था 1914 तक, जो हमारा भाग हुआ करता था। 1935 में श्रीलंका, हमारा दक्षिणतम बिंदु श्रीलंका को भी बांट दिया। 37 में वर्मा ब्रह्मदेश। फिर 47 में हमको अवगत हैं कि 2 राष्ट्र
डुअल नेशन थ्योरी के हिसाब से पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश बोल सकते हैं, जो 1971 में जाके अलग हुआ। 1948 में पाक अधिकृत कश्मीर, आप देख सकते हैं हमारा मुकुट का आधा हिस्सा POK के नाम से 1948 में दुष्कर्मी पाकिस्तान ने हड़प लिया। 1962 में अस्काई चीन, जिसको अक्षय चीन के नाम से, चीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने इस क्षेत्र को अपना मानना और नक्शे में बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हमारा अखंड भारत 11 हिस्सों में टूट गया। हम 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाते हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस हम राष्ट्रभक्त का स्वप्न है और इसको हम पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प लेते हैं। ये हमारा इतिहास है, हम कितने भागों में बट गए। सिर्फ यही नहीं, हमने यहाँ के विद्वान विदुषी लोग तो आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं।